अब बारी आती है कि एक कंपैरिजन किया जाए आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में, क्योंकि हमने इसी दो प्रोसेस में वर्क डन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, आइसोकोरिक में तो 0 होता है और आइसोबारिक में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या वहाँ पर एग्जैक्टली जो P वर्क डन इक्वल्स टू माइनस P del V आराम से काम करता है वहाँ पर। तो पहले इन दोनों की बात करते हैं, फिर ओवरऑल बात कर लेंगे। ध्यान दें, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक पूरा प्रोसेस का कंपैरिजन करते हैं। इसमें वर्क डन भी आ जाएगा, है ना, इसके ग्राफ भी आ जाएंगे, प्रेशर इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल, प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल, ये भी आ जाएगा। 3 पॉइंट में बात होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ना इतने अच्छे तरीके से या शॉर्ट में बात करूँगा, खासकर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन को अवॉइड करते हुए क्वेश्चन के पॉइंट पे बात करूँगा। क्लियर है? तो उसके लिए मैं बोलूँगा आपको कुछ याद नहीं करना है एक्सेप्ट दिस ग्राफ। इस ग्राफ के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ये ग्राफ ही एवरीथिंग बता देता है ना। ग्राफ विल टेल यू एवरीथिंग। कैसे? मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। पहले तो ग्राफ किसके किसके बीच है भाई? प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट। अब प्रेशर वॉल्यूम के अगेंस्ट है, देखिए दोनों का पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग सेम है, फिर पॉइंट जो फाइनल है वो डिफरेंट भले हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग सेम रखिए। लेकिन जो आइसोथर्मल होता है वो थोड़ा सा प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर घटेगा, ये एकदम तय है। लेकिन ये कर्वेचर जो है वो आइसोथर्मल का ऐसे आता है और एडियाबेटिक का नीचे आता है। ये साफ साफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको बता रहा है। उनमें से हम पहला बात करेंगे, फर्स्ट डिस्कशन इज क्या? फर्स्ट डिस्कशन यहाँ से करता हूँ। ये ग्राफ मैं ओवरऑल पहले ही बना दिया हूँ, ठीक है। इस ग्राफ के अलावा मैं किसी दूसरे ग्राफ की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं हर चीज़ को बिना बहुत ज़्यादा डेरिवेशन के आपको लिख के यहाँ से एक शॉर्ट में आपको ट्रिकी वे में निकलवा के दिखा दूंगा। कैसे? पहला पॉइंट देखें। पहला पॉइंट, ये जो पीवी, ऐसा लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ द पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पी वर्सेस वी ग्राफ, क्योंकि थर्मो में ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई, है ना, क्योंकि वर्क इसी से डिसाइड होता है। स्लोप ऑफ द पीवी ग्राफ इज मोर इन, अब देखो पहले तो किसको पहले रख रहे हो उससे डिसाइड होगा, है ना, कि किसको पहले रखना है आपको। तो मैं पहले बता देता हूँ। पहले मैं आइसोथर्मल रखना चाह रहा हूँ, इज लेस लिखता हूँ, लेस इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंपेयर टू, less in isothermal compared to adiabatic। कंपेयर टू एडियाबेटिक। क्या बोला भाई? वापस रिपीट करता हूँ। स्लोप, ये जो स्लोप है, ढलान है, ढलान मतलब ऐसे गहराई, देख लो आप, ये नीचे वाले का जो झुकाव है बहुत ज़्यादा स्टीप है, और ये ऊपर ऊपर धीरे धीरे, ये जीरो स्लोप ये होता है। ये जो ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा ना वो जीरो स्लोप है। तो जीरो स्लोप से जितना डाउन जाते जाएगा उतना उसका जो स्लोप है वो ज़्यादा होते जाएगा। तो देखो स्लोप इज लेस, आइसोथर्मल ऊपर है मतलब लेस है, एडियाबेटिक नीचे मतलब ज़्यादा है। तो इस स्लोप को ऐसे भी दिखा सकता हूँ। कैसे भाई? जरा देखें तो, डेल पी अपॉन डेल वी, यही तो स्लोप है। और ये आइसोथर्मल का है, मान लो एक बार लिखता हूँ आइसोथर्मल, तो ये लेस होगा किससे? डेल पी अपॉन डेल वी, ब्रैकेट क्लोज, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक से। ठीक है, यहाँ पर ये आइसोथर्मल है और इधर एडियाबेटिक है। तो ये इसी सेंटेंस का एक नोटेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ये बात? हाँ, लेकिन दिमाग में आता है कि ये ठीक है कम है, ये ठीक है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा और स्लोप का वैल्यू क्या है? पहला तो कितना ज़्यादा, और दूसरा स्लोप एक्चुअली है कितना, स्लोप का एक्सप्रेशन क्या है, ऐसा पूछेगा तो यही क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा टफ। तो पहले मैं एक बार आइसोथर्मल के लिए इधर सॉल्व कर देता हूँ और एडियाबेटिक के लिए इधर सॉल्व कर देता हूँ, है ना। अब जो बनाए हैं उसी में मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ग्राफिकली जितना बताना था हो चुका। ठीक है, अब मैं मैथमेटिकली आइसोथर्मल को इधर पहला पॉइंट में ही चल रहे हैं अपन, पहला पॉइंट ये लिख लिए। अब नीचे में आप लोग सॉल्व करेंगे, एक तरफ आइसोथर्मल का स्लोप, इसको निकाल के दिखाऊंगा मैथमेटिकली क्या दिखता है, और एक बार एडियाबेटिक को निकाल के दिखाऊंगा कि मैथमेटिकली ये कैसा शो होता है।
तो पहले इसको इतने को तो कम से कम बनाइए साफ सुथरा, फिर ग्राफ मिटा के यहाँ पे मैं बनाना शुरू करूँगा। ओके, देखेंगे क्या देखना है अपने को, उसको समझिए। हमने एक तरफ आइसोथर्मल लिखा, दूसरी तरफ एडियाबेटिक लिखा है। अब दोनों को मैं अपने अपने साइड में प्रूफ, इसके एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली हमने बोल दिया लेस देन दिस, है ना, ये हो गया है हमारे पास। लेकिन हमको अब प्रूफ भी करना है, दिखाना है कि एग्जैक्टली ये इसका वैल्यू कितना होता है और ये इसका वैल्यू कितना होता है और ये कितना गुना बड़ा है इससे, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। ज़रा देखिए भाई, हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करें, ज़रा देखेंगे कैसे लिख रहे हैं, उसको बहुत साफ सुथरा सफाई से समझेंगे। हाँ, अगर मैं आइसोथर्मल में बात करूं तो एक नियम होता है बॉयल्स लॉ। यहां बॉयल्स लॉ से काम चलेगा। बॉयल्स लॉ का मतलब होता है पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट को चाहो तो के लगा दो ताकि मैथमेटिकली सॉल्व करने में आसानी हो जाए। फिर दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करिए, डेल्टा पी वी इक्वल्स टू डेल के, और डेल के ये कांस्टेंट बोल रहे हो, कांस्टेंट में चेंज लगा रहे हो तो कांस्टेंट में चेंज तो हमेशा क्या होता है भाई, शून्य होता है। लेफ्ट साइड में देखिए, जब ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पी को कांस्टेंट मान के डी वी कर देता हूँ, प्लस वी को कांस्टेंट मान के डी पी कर देता हूँ। ठीक है, राइट साइड जीरो है तो बस एक को इधर शिफ्ट करूँ, क्या होगा भाई, पी डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, dp अपॉन dv निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले को भेज दें क्या, dp को ही रहने दो, है ना, थोड़ा आसानी होगी। चलिए देखें, ध्यान दें, यहाँ से dp को वहीं रहने दो, vdp यहीं रहने दो, ये वाला यहीं रहने दो, इस वाले को भेज दो तो माइनस pdv हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, dp अपॉन dv चाहिए, तो देखो dp अपॉन dv कर दिया, ठीक है, और इक्वल्स टू v को उधर भेज दिया माइनस p बाय v, ये निकल गया स्लोप के वैल्यू। नेगेटिव स्लोप होता है, नेगेटिव होगा ही, ग्राफ नीचे गिर रहा था दोनों में, दोनों नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन स्लोप का वैल्यू होगा p बाय v। एक हो गया मैथमेटिकली डिराइव्ड। चलो दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे बॉयल्स लॉ के अलावा के जगह आपको पॉइसन इक्वेशन का एक फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। पॉइसन इक्वेशन आप बहुत अच्छा जानते हैं, यही इक्वेशन, यही जो बॉयल्स लॉ है वो थोड़ा सा मॉडिफाई होकर कैसे दिखता है भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस में बॉयल्स लॉ नहीं है ये, लेकिन बॉयल्स लॉ जैसा बोलना, हम उसको पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं। पॉइसन इक्वेशन यहाँ पर पी वी का पावर गामा होता है और राइट साइड में कांस्टेंट की जगह के लिख दिया हूँ। ठीक है, फिर चेंज लीजिए जरा, डेल पी वी का पावर गामा इक्वल्स टू डेल के। डेल के राइट साइड आप जानते हो क्या होगा, यहाँ देखो p को बाहर निकालो तो d डेल और v टू द पावर गामा प्लस v टू द पावर गामा को बाहर निकालो डेल p और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सही है, फिर उसके बाद हम क्या करें, हमको क्या चाहिए उसको देख लीजिए। हमको ये वाला हिस्सा को बचाना है, इस वाले हिस्से को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा भाई, v इधर को बचा रहा हूँ, गामा d p, ये हो गया। अब इसको राइट साइड भेजिए, माइनस पी डी वी का पावर गामा, ऐसे होता है। फिर क्या, ठीक है भाई इतना, फिर क्या, फिर देखिए हमको चाहिए क्या, dp अपॉन dv चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा देर के लिए रोक लीजिए और फिर हम इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे क्योंकि ये सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत करेगा ये पावर वगैरह के कारण। तो पावर वगैरह को सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैं चेंजेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ जरा देखिए, इसको इक्वेशन को 2 मिनट के लिए यहाँ रोक लीजिए और इसमें बीच में कुछ अलग पॉइंट और बता रहा हूँ जिसमें कुछ वैल्यू मुझे पुट करना है। कैसे, ये जो डी वी है ना, पावर गामा, मान लो मैं डी वी पावर गामा ऐसे लिखता हूँ, तो क्या डी वी पावर गामा, है ना, ऐसा लिखूँ। मान लो मैं नीचे भी डी वी से डिवाइड करूँ, ऊपर भी डी वी से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे ख्याल से वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा लिखने के बाद एक मुझे दिमाग में आ रहा है, ये ऐसा लिखने के बाद देखो, इसको तो छोड़ दो, लेकिन ये हिस्से को देखो, ये बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है मुझे कि d बाई डी एक्स और ये x का पावर n, ये वाला हिस्सा को देखो भाई, d बाई डी एक्स x का पावर n। अभी इसको भूल जाओ, इसको एज इट इज़ रहने दो, ये लो इसको एज इट इज़ रहने दो। मैं इतना की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है ना फॉर्मूला एक, d बाई डी एक्स और x का पावर n
तो क्या होता है n x का पावर n-1, ऐसा कुछ पढ़ते थे डिफ्रेंशिएशन में। तो बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये ऐसा ही नज़र आ रहा है मुझे। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, गामा सामने और v का पावर गामा-1, और ये dv है, इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, ये अपनी जगह है, और ये हो गया dv का पावर गामा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना वैल्यू को मैं यहाँ रख दूँ तो इसका रिजल्ट कुछ और होगा। अब रखें इसको मिटा देता हूँ भाई, इस वाले हिस्से का ज़्यादा मतलब नहीं है, किसका, इस वाले का ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ इसी इक्वेशन में, फिर से इसको पुट करिए। अब हो सकता है सॉल्व हो जाए। पहले आप इस पहले से डायरेक्ट करते ना तो शायद सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हमको इतना बस निकालना है, यहाँ पावर गामा नहीं चाहिए, जबकि देखो कहाँ ला पाऊंगा बिना पावर गामा के, तो ये इक्वेशन आने से रहा, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ा। और मैंने ऐसे किया कि इसका मीनिंग नहीं बदला है, बस नोटेशन, इसको जो शो करने का तरीका है वो बदल दिया हूँ मैथमेटिकली, ठीक है। क्लियर है ये बात? हाँ, आगे देखें, चलिए रखिए तो जरा राइट साइड में v, ये लेफ्ट साइड को बोले रखिए, v पावर गामा dp, ये लीजिए राइट साइड में इक्वल्स टू माइनस p अपने जगह है, dv पावर गामा की जगह ये पूरा गामा v का पावर गामा-1 और dv। अब एक काम करिए, इस dp है ये dv है, एक दूसरे की तरफ लाइए, v गामा को इधर भगाइए, तो dp अपॉन dv, यही तो चाहिए था, इक्वल्स टू, इसको उधर भगाइए भाई, माइनस p, है ना, और ये dv इधर आ गया, p माइनस p अपॉन v का पावर गामा, और यहाँ पर गामा इंटू v का पावर गामा-1, ऐसा कुछ है। क्या करें अब भाई, तो एक काम करता हूँ, गामा को पहले लिखता हूँ माइनस, जरा देखिए तो माइनस गामा पहले लिख लिया, p। अब हो क्या सकता है आगे, थोड़ा सोचते हैं। मेरे ख्याल से ये v ऊपर जाए या उसको नीचे ले जाओ, आपकी मर्जी, जैसा भी करना हो, है ना। अगर मैं उसको 2 बार लिखूं, जरा देखना तो, इसको मैं पहले प्रेशर लिख दूं भाई, प्रेशर रहेगा, तो इसको मैं 2 बार अगर लिखता हूं तो ये v का पावर गामा हो जाएगा और v का पावर -1 हो जाएगा, है ना, तभी तो ये जुड़ा है, ऐसा है, मल्टीप्लाई करूँ तो, और अपॉन v का पावर गामा है, तो ये देखो, ये v का पावर गामा से कैंसिल, बचा क्या, माइनस गामा p, और ये बट इस पावर -1 है तो इसको नीचे ले आओ, v। अब आप बताइए, डेल p अपॉन डेल v, ये स्लोप आ गया क्या। अब यहाँ बोल सकते हो आप कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में से स्लोप दोनों का नेगेटिव होता है, इस पीवी कर्व का, और दोनों का नेगेटिव होता है। आइसोथर्मल का स्लोप -p/v होता है, एडियाबेटिक का स्लोप माइनस गामा इंटू p/v होता है। तो ये स्लोप नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है ऐसा बोले तो गामा टाइम ज़्यादा है। तो हो गया भाई स्लोप का बाकायदा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। क्लियर है बात? तो ये एक पॉइंट हुआ कंपैरिजन का, फर्स्ट पॉइंट, स्लोप, ओनली स्लोप। क्या आइसोथर्मल का पीवी स्लोप कम होता है कंपेयर टू एडियाबेटिक। कितना कम होता है? गामा टाइम। ये गामा टाइम अधिक होता है, माइनस में अधिक होता है, मतलब वो तो नेगेटिव स्लोप है ना, माइनस केवल डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, बाकी मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूँ मैं। तो इतना पहला फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, और हम अब चलते हैं आगे पॉइंट की ओर। चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ जरा समझेंगे। मान लो हम एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करवा रहे हैं। सपोज करो हमने प्रेशर P1 फिक्स रखा और फिर उसको चलने दिया। एक ऐसे बिंदु पर हमको उसका फाइनल प्रेशर दोनों का कंपेयर करना है जहाँ पर वॉल्यूम फिक्स हो सकता है अभी मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जरा देखिए मैं कुछ ग्राफ से समझाता हूँ फिर आपको आएगा। दूसरा पॉइंट में मैं दो कंपैरिजन करने वाला हूँ, है ना। ग्राफ में बोला था एक ही ग्राफ में बार बार यूज़ करूँगा, इसलिए ग्राफ को तो आप याद कर लो कि कौन किसका है। सपोज एक ग्राफ ये है, मैं क्या किया, इस इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम रखा, है ना,
और दोनों का सेम रखा और फिर क्या किया उसको देखिए। फिर हमने ये किया, इनिशियल है, मान लो ये इनिशियल प्रेशर हुआ, पी आई लिख देता हूँ, हमने यहाँ पर पी फाइनल लगाया, ठीक है, ये मान लो पी फाइनल है, ये पी फाइनल है, क्लियर। पी इनिशियल से पी फाइनल में पहुंचा, तो पी फाइनल को मैंने फिक्स कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको वॉल्यूम इनिशियल भी मिला होगा, है ना। अब यहाँ से हमको देखो सबका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स है पहले से, इनिशियल पॉइंट तो पहले से फिक्स है। फाइनल पॉइंट को भी मैंने दोनों का सेम कर दिया, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम था पहले से, अब फाइनल पॉइंट को भी दोनों का सेम कर दिया। अब हमको क्या करना है उसको जरा देखिए, ये जहाँ पर दोनों कर्व को क्रॉस किया उस पॉइंट को यहाँ बढ़ाइए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक ये V फाइनल है, ये दूसरा भी V फाइनल है, लेकिन आप बताइए ये V फाइनल किसके लिए है भाई, आइसो के लिए है, आइसोथर्मल के लिए है। और ये वाला जो V फाइनल है वो किसके लिए है, एडियाबेटिक के लिए है, ठीक है। ये वाला जो V फाइनल वो किसके लिए है, एडियाबेटिक के लिए, और ये वाला जो V फाइनल है वो किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए। ग्राफ समझ में आ रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में कि किसका V फाइनल, कहने का मतलब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में से किसका V फाइनल सबसे ज्यादा होगा। क्या बोल रहा हूं भाई, देखो किसका V फाइनल सबसे ज्यादा होगा, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में से। तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है इधर की ओर है आइसोथर्मल का, इसलिए आइसोथर्मल का ज्यादा है। बात समझ में आई। वापस इस सेगमेंट को रिपीट करता हूं, जब हमने आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस को एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया तो इस बात से ये पता चल जाता है कि स्टार्टिंग इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम दोनों प्रोसेस के लिए सेम है। फिर हमने क्या किया, फाइनल में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। ये देखो प्रेशर में एक लाइन खींच दिया, मतलब प्रेशर एक ही रखा दोनों का, लेकिन जब वॉल्यूम चेक किया तो वॉल्यूम तो अलग अलग आएगा ही। तो वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम फाइनल एडियाबेटिक और वॉल्यूम फाइनल आइसोथर्मल दोनों में से आइसोथर्मल का वॉल्यूम फाइनल ज़्यादा आया। क्यों ज़्यादा भाई, ये वाला जो ग्राफ है वो आइसोथर्मल का है ना, और ये वाला ग्राफ किसका है, एडियाबेटिक का है। तो आइसोथर्मल के ग्राफ का जो एक्सट्रापोलेशन यहाँ जब पॉइंट लगाए हो डेज डेज, वो आइसोथर्मल के बारे में बताएगा। एडियाबेटिक के बारे में बात करो तो जो एडियाबेटिक के बारे में बताएगा। क्लियर, ये हो गया एक कंक्लूजन। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप थ्योरी में क्या लिख सकते हो भाई, शब्दों में ही लिख सकते हो, नहीं जरूरत है तो नहीं लिखना, लेकिन मैं बता दे रहता हूँ क्या कि अगर हम एक ही बिंदु से प्रारंभ करें किसी प्रयोग को, किसी एक्सपेरिमेंट को, जिसमें एक तरफ से एडियाबेटिक चले एक तरफ से आइसोथर्मल चले, तो एक फिक्स कांस्टेंट अंतिम दाब फाइनल प्रेशर, एक फिक्स फाइनल प्रेशर पर करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उसको कंपेयर करोगे तो अलग अलग आएगा, और आइसोथर्मल का जो वॉल्यूम है फाइनल वो बड़ा आएगा एडियाबेटिक से। सिंपल शब्दों में बोलूँ, एक शब्द में, तो वॉल्यूम फाइनल इज ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन दी वॉल्यूम फाइनल ऑफ एडियाबेटिक। कहने का मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद एक कांस्टेंट प्रेशर पे। हाँ, इसी में एंड इस दोनों पॉइंट को एक साथ रखूंगा, है ना। ये 2 पॉइंट बताऊंगा लेकिन दूसरे ही पॉइंट के अंदर में 2 पॉइंट है, ठीक है। ग्राफ को थोड़ा बदलते हैं। चलो भाई, आपने अब वॉल्यूम के बारे में बात किया तो थोड़ा प्रेशर के बारे में बात कर लिया जाए। तो ये प्रेशर का कॉलम है और इधर वॉल्यूम का कॉलम है। ग्राफ अभी भी वही है, मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ को तो बदलूंगा ही नहीं, है ना। अब क्या किया जाए, ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है प्रेशर इनिशियल दोनों के लिए, और ये क्या है प्रेशर वॉल्यूम इनिशियल दोनों के लिए। हमको फाइनल कंपेयर करना होता है। चलिए, दोनों को सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम से स्टार्ट किए, लेकिन जब हम एक फिक्स पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट किए थे, इधर हम इधर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। जब सपोज करो, चलो ये वॉल्यूम है, ठीक है, इस वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। ये क्या है, वी फाइनल, दोनों के लिए वी फाइनल सेम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ प्रेशर फाइनल निकालूँ। तो मैं अब इस ग्राफ के जहाँ कटे हैं ना पॉइंट, उस कटे बिंदु को प्रेशर कॉलम, प्रेशर एक्सिस की ओर खींचूंगा। ये देखो, ये है प्रेशर फाइनल, किसके लिए, ये वाला ग्राफ किसका है, ये दूसरा, ये वाला एडियाबेटिक का है। तो प्रेशर फाइनल ऑफ
एडियाबैटिक। और ये वाला ग्राफ किसका है, तो ये वाला ग्राफ है प्रेशर फाइनल ऑफ, ये जो ग्राफ तो था आइसोथर्मल के लिए, तो मैं बोलूँगा प्रेशर फाइनल ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, प्रेशर फाइनल ऑफ आइसोथर्मल क्या मतलब हुआ। अब देखो इन दोनों में देखो कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा प्रेशर फाइनल ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन प्रेशर फाइनल ऑफ एडियाबैटिक। यहां से देख लो, प्रेशर फाइनल ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन द प्रेशर फाइनल ऑफ एडियाबैटिक। तो यहां क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां ये निकाल सकते हैं कि जब हम सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम से दोनों को इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करें दोनों प्रोसेस को, और एक आखिरी पॉइंट पर जब हम एक निश्चित फिक्स वॉल्यूम पर बात करें तो एक फाइनल पॉइंट पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है उसको देखें तो वो अलग अलग आता है। और एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस का जो फाइनल प्रेशर है वो एडियाबैटिक के फाइनल प्रेशर से ज़्यादा आता है। ग्राफ ही बता रहा है भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, मैं जो ग्राफ दिया है उसको बनाने की, उसी से आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि मैं जब वॉल्यूम चेक करना चाह रहा हूँ तो प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूँ, और प्रेशर चेक करना चाह रहा हूँ तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहा हूँ। करना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों फैक्टर को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा टाइप का कंपैरिजन। अब तीसरा फाइनल कंपैरिजन में आता हूँ, तब तक इसको नोट करें आप। कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में कंपैरिजन की बातें कर रहे हैं। कंपैरिजन के लिए अभी हम लोग अब 2 पॉइंट बात कर चुके हैं, अब तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट किसके बारे में बात करूंगा, वर्क डन। वर्क डन जब भी निकालना हो याद रखें, हाँ प्रेशर वॉल्यूम जो कर्व है इनका जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया विद एक्स एक्सिस, एरिया विद एक्स एक्सिस या वॉल्यूम एक्सिस लिख दो, वॉल्यूम एक्सिस एक्सप्लेन द वर्क डन, एक्सप्लेन द वर्क डन। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। क्या मतलब इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कर्व बनाएंगे तो जो वॉल्यूम एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो हम एरिया ड्रॉ करेंगे वो एरिया कवर्ड ही वर्क डन के बराबर प्रोपोर्शन होता है, या एरिया ज़्यादा तो वर्क डन भी ज़्यादा। तो इस लॉजिक से बिना किसी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के ग्राफ से ही वर्क डन का आप ट्रिकी वे निकाल सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है भाई, आपको पता है ये आइसोथर्मल का है, ये एडियाबैटिक का है। ऊपर वाला किसका होता है, आइसोथर्मल का, नीचे वाला एडियाबैटिक का। इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है भाई, है ना। अब करें क्या, अब हमको करना क्या है, हम बस इतना ही कर पाएंगे, हम बस इतना ही कर पाएंगे इसमें कि यहाँ ध्यान दें कि ये इनिशियल जो पॉइंट है से हम जब फाइनल पॉइंट की ओर चलें तो ध्यान दें, यहाँ से देखो ये वॉल्यूम एक्सिस है, मान लो चलो नंबरिंग करता हूँ, ए, इसको बी, इसको सी, और यहाँ से हमने क्रॉस किया डी, और यहाँ से ई कर देता हूँ। ठीक है, ये चलो ई पॉइंट, ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस। देखिए मैं कुछ ग्राफ एरिया बना रहा हूँ। एक एरिया हमको ये मिला, पहले जो पॉइंट है ना उसको अच्छे से डार्क दिखा देता हूँ, इसको भूलना नहीं है भाई, ये कर्व का पॉइंट है, बाकी को डॉटेड करूँगा। एक देखो ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, एरिया हमको 2 दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद देखो एक एरिया और बनाता हूँ भाई, यहाँ से, है ना, तो यहाँ से एरिया बनाऊंगा, एक डॉटेड लाइन से दिखाइए। तो ये भी एक कर्व है, इस कर्व को मोटे लाइन से दिखा देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा एक एरिया बनाइए। हाँ ये देखिए मैंने कुछ एरिया बनाया, शायद कुछ अच्छा दिख रहा हो न बुरा दिख रहा हो नहीं पता मुझे, लेकिन समझ तो आ रहा होगा। क्या करें भाई, देखो एक एरिया है, ऊपर वाले एरिया को पहले लेता हूँ, एरिया ए बी
DE, ABDE, समझ गए होंगे। ABDE लिखा हूं, ये पूरा आइसोथर्मल का एरिया है, आइसोथर्मल का। और एक एरिया में और लिखता हूं, दूसरा एरिया देखिए A, B की जगह चल रहा हूं C, फिर D और फिर E। तो देखो ये किसके लिए है? एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक है ना। एक आइसोथर्मल के एरिया, एक एडियाबैटिक के एरिया। कौन सा? ये पूरा, इतना पूरा हिस्सा आइसोथर्मल का है और इतना जो हिस्सा है एडियाबैटिक का है। तो वर्क डन आपको साफ साफ दिख रहा है, किसका एरिया ज़्यादा है? आइसोथर्मल का। तो वर्क डन भी किसका ज़्यादा होगा? वर्क डन ऑफ आइसो इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक। यह लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल रीज़न है इसके। एक तो ये ग्राफिकली प्रूफ हो गया। दूसरा सिंपल रीज़न है, आइसोथर्मल में वर्क डन करने के लिए बाहर से एनर्जी ली जाती है, जबकि एडियाबैटिक में बाहर से एनर्जी लेना मना है, ना ही बाहर देना है। तो वहाँ तो इंटरनल एनर्जी यूज़ होता है भाई। आप अंदर की ऊर्जा यूज़ करोगे तो कितना क्षमता से काम करेगा। यार यहाँ बाहर से भी ऊर्जा मिल रहा है तो बाहर का ऊर्जा लेके काम करना आसान है। अंदर की ऊर्जा जितना होगा उतना काम करेगा, बाकी खपत हो गया तो काम करना कम हो गया। ऐसा बहुत लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप 3 पॉइंट को कंपैरिजन कर सकते हो। आई रिपीट, फर्स्ट स्लोप एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है, आइसोथर्मल का कम होता है। प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल आइसोथर्मल का ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक का कम होता है। वर्क आइसोथर्मल का ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक का कम होता है। ये 3 कंपैरिजन मैंने बिना किसी रटने वाले तरीके से, बिना किसी याद करे, हमने कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा वे को चेंज किया है। प्रूफ भी नहीं किया, बहुत बड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन करके प्रूफ भी नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल हो सकता है।